2-2 घंटे मोहर लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ता था। ऐसे महाशय हैं टेलीफोन मोबाइल भी नहीं रखते थे। सफीदों के लोगों ने, वार्ड नंबर 13 के लोगों ने ऐसा पार्षद भी देखा है कि मोबाइल रखते नहीं थे, किसी सुख दुख में जाते नहीं थे, चुनाव आया तो वोट मांगने के लिए जाते थे, 5 साल बाद वोट मांगने के लिए जाते थे। तो जब कोविड के अंदर, जब मेरा कहना यह है कि जब सब लोग अपने घरों में थे तो सफीदों का सेवादार जगह जगह खुद ट्रैक्टर पर घूमकर सफीदों के लोगों की सेवा कर रहा था। कि आज से 2 साल पहले मुझे लगता है कि भारत विकास परिषद के साथ मिलकर एक पहला कैंप लगाया था। 2 साल पहले तो कोई चुनाव नहीं था। निसंदेह जो लोग आज कोई कैंप लगा रहे हैं वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। आज 5.5 साल बाद उनको ये कहते हैं कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ समाज सेवा के लिए। तो क्या 5.5 साल के अंदर ना तो कोई बीमार हुआ, क्या 5.5 साल जो बीत गए किसी को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं थी, समय समय पर कंबल बांटने का काम किया जा रहा है। मैं उनसे सिर्फ सीधा सीधा ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ठंड पहली बार पड़ी है क्या 6 साल में सफीदों के अंदर? अपने नाम को जगाने के लिए एक फर्जी पत्रकार के रूप में उन्होंने काम किया और आज भी वो काम करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सारे शहर में 2-4 लोग ऐसे जो ज़्यादा बोलते हैं। क्या किसी आरोप को साबित कर पाए क्या? मैं कहूँ जी हरीश कपूर चोर है, मुझे साबित तो करना पड़ेगा ना। मैंने तो कभी किसी को किस प्रकार की धमकी नहीं दी, ना कोई सबूत दे सकता आज तक, ना कोई साबित कर सकता। लेकिन नमस्कार, खबर तहलका की टीम और टाइम न्यूज़ 98 की टीम मौजूद है। जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं गौरव रोहिला, उनके निवास स्थान पर आज चर्चा करेंगे कि नगर पालिका चुनाव में लेकर गौरव रोहिला, जो इनकी पत्नी मंजू रोहिला, जो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, उन्हें कहाँ देखते हैं चुनाव में और किस तरह की उनकी तैयारी चल रही है। क्योंकि सफीदों की जनता को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि इस बार जो है प्रधान पद के चुनाव के लिए कौन प्रत्याशी उपयुक्त रहेगा जो सफीदों का विकास करा से समान रूप से। सबसे पहला सवाल गौरव जी हमारा आपसे यही होगा कि जो सरकार ने एक फैसला लिया इस बार कि सफीदों की जनता पूरे हरियाणा के जहाँ भी नगर पालिका के चुनाव होंगे सीधे तौर पर प्रधान पद के लिए अपना मतदान करें, सीधे तौर पर प्रधान चुनें, तो इस फैसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा, खबर तहलका का और टाइम न्यूज़ 98 के सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से नमस्कार करना चाहता हूँ। जहाँ तक कि जो आपने मुझसे सवाल किया है कि ये फैसला सरकार का कैसा है, तो मुझे लगता है कि सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है ये। क्योंकि जब एक कैप्टन को फ्री हैंड दिया जाता है तो काम अच्छा कर पाता है। जब उसके लिए अड़चन होती है तो पहले क्या हुआ करता था कि पार्षद प्रधान को चुना करते थे और फिर एक पार्षद को यूँ लगता है कि जो कुछ भी हो जाए उसके वार्ड में हो जाए। बाकी जैसे 17 पार्षद है सफीदों के अंदर, तो एक मेरा वार्ड सबसे अच्छा हो, बाकी 16 में कुछ भी हो चाहे ना हो, उस पार्षद को कोई लेना देना नहीं। तो एक प्रधान की जो भूमिका इस पर रहने वाली है वो इस प्रकार की रहने वाली है कि एक तो फ्री हैंड होकर काम कर सकेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है ये बहुत सराहनीय कदम है। इससे बहुत दर्जे तक भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाई जा सकती है और जो भविष्य के अंदर भी लगता था कि करप्शन ज़्यादा मात्रा में होती थी उस पर भी रोक लगाई जाएगी। चलिए, अब बात आती है चुनाव को लेकर कि चुनाव में आपकी किस तरह की तैयारी है और आप अपनी धर्मपत्नी को प्रधान पद का चुनाव नगर पालिका कहाँ देखते हैं, किस पोजीशन पर देखते हैं? देखिए, 5 साल तो मैंने वार्ड नंबर 13 के अंदर अपने सेवादार की भूमिका निभाई और लगभग पिछले 1.5 साल से पूरे शहर के अंदर वार्ड गली गली घूमकर लोगों की समस्या सुनने का काम कर रहा हूँ। चाहे वो कोविड का टाइम था, घर घर घूमकर मैंने स्वयं सैनिटाइज़र कराने का काम किया, या उसके अलावा हवन यज्ञ करके वैदिक पद्धति से जगह जगह, क्योंकि ये भी अथेंटिक बात निकल के आई थी कि जो यज्ञ से धुआं निकलता है उससे भी कीटाणुओं को मारा जा सकता है। तो लगभग 30-35 स्थानों पर उस जब कोविड के अंदर, जब मेरा कहना यह है कि जब सब लोग अपने घरों में थे तो सफीदों का सेवादार जगह जगह खुद ट्रैक्टर पर घूमकर सफीदों के लोगों की सेवा कर रहा था, खुद सैनिटाइजर करने का काम कर रहा था। साथ ही वैदिक पद्धति के द्वारा हवन यज्ञ करके उस कोविड को कैसे दूर भगाया जा सके, उस वक्त मैंने अपनी भरपूर भूमिका खुद बीमार होने के बावजूद निभाने का काम किया है। पिछले 1.5 साल में मैंने बहुत सी समस्याएं सफीदों के अंदर देखी हैं और बहुत सी समस्याओं को समाधान करने का काम भी किया है। या पेंशन बनाने का काम हो, घर बैठे पेंशन बनाओ अभियान, लगभग 135 के करीब पेंशन बनाने का काम किया। जिन लोगों को सिर्फ टेलीफोन के माध्यम से पेंशन के कागज़ लिए गए उनको कई धक्के नहीं खिलवाए गए और आज उनके सबके खाते में पेंशन आ रही है। या किसी भी प्रकार की समस्या को काम हो, उसके बाद मैंने आज से लगभग 3-3.5 पहले हेलो गौरव का जो अभियान शुरू किया उसमें भी मैं बहुत हद तक कामयाब हो रहा हूँ और लगभग 20-25 समस्याएं मुझे रोज़ सुनने को मिलती हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की हो, चाहे वो डोमोसाइल की हो, चाहे वो पेंशन की हो या अन्य किसी प्रकार की भी समस्या।
तो मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल में अपना सर्वस्व सब कुछ निछावर करके मुझे लगता है कि सफ़ीदों को जो सफ़ीदों की ज़रूरत थी, क्योंकि सफ़ीदों को साहब नहीं एक सेवादार चाहिए था, और सेवादार के रूप में अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहा हूँ। आपने कहा कि समाज सेवा में आप तत्पर रहते हैं, राजनीति के अंदर समाज सेवा को कहाँ जोड़कर देखते हैं? देखिए, राजनीति और समाज सेवा मुझे लगता है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि अगर आपको समाज सेवा करनी है तो मुझे लगता है कि आपको राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं, राजनीति करनी है तो आपको समाज सेवा की जरूर आवश्यकता है। तो आपको सभी धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आपको सभी जितने भी संगठन हैं सफ़ीदों के, वो किसी प्रकार के क्षेत्र में काम करें, चाहे वो महिला संगठन है, चाहे वो धार्मिक संगठन है, या फिर कोई ऐसे संगठन है जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उन सभी संगठनों के साथ जुड़कर आपको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संगठन है ये भी सेवा की एक रीढ़ की हड्डी है। और मैंने लगभग 1.5 साल में कोशिश की है कि सफ़ीदों के जितने भी संगठन हैं उनके साथ मिलकर अपने आप को उन संगठनों में ढालने की कोशिश की है, और जो समस्याएं काम करने के अंदर आती है उन संगठनों से सीखने की कोशिश करता हूँ और उनका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। चलिए गौरव रोहिला, सफ़ीदों की जनता में एक आम बात सुनने को मिलती है कि जो भी इस बार प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका का, वो तरह तरह के कैंप लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंप है, या ब्लड कैंप है, या फ्री आई के कैंप है, इस तरह के जो कैंप लगा रहे हैं। और सफ़ीदों की जनता कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, दुविधा में है कि जो लोग आज इस समाज सेवा के लेकर जिस तरह कैंप लगा रहे हैं, वो अपने चुनाव की तैयारी को लेकर लगा रहे हैं, ताकि वो प्रधान पद में जब चुनाव के अंदर आए तो उनको विजय हो, उनकी जीत हो। इस तरह तो क्या लगता है कि इस तरह से कैंप लगाने से, या कोई ब्लड आई कैंप लगाने से, आइस कैंप लगाने से, क्या इस तरह के कैंप लगाने से वोट मिल जाएंगी जनता की आप लोगों को? देखिए, आज से 2 साल पहले मैंने, मुझे लगता है कि भारत विकास परिषद के साथ मिलकर एक पहला कैंप लगाया था। 2 साल पहले तो कोई चुनाव नहीं था, उस वक्त तो नगर पालिका का कार्यकाल, सर सीधा सा सवाल ये है, जवाब देने जा रहा हूँ, उस वक्त कोई कार्यकाल नहीं था। हाँ, निसंदेह जो लोग आज कोई कैंप लगा रहे हैं वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि ऐसे लोग जो आज कहीं ना कहीं सफ़ीदों की जनता की जो मन में दुविधा है वो सही है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग आज कैंप लगा रहे हैं, चलो कैंप तो लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, सरकार के द्वारा डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उसका तो किसी प्रकार का कोई लंबा चौड़ा योगदान मुझे नजर नहीं आता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज यूँ कहते हैं कि मैं समाज सेवा के रूप में ये कैंप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा उनसे सीधा सवाल ये है कि वो लोग चुनाव जब पिछले 25 साल तक पार्षद थे और उसके बाद जनता ने उनको नदारद करने का काम किया, तो लगभग वो जो समय है वो लगभग 5.5 साल का बीच में बीत गया। 5 साल का कार्यकाल हमारा। यही सवाल है सफ़ीदों की जनता का। हाँ, यही सवाल है कि आज 5.5 साल बाद उनको यूँ कहते हैं कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ समाज सेवा के लिए, तो क्या 5.5 साल के अंदर ना तो कोई बीमार हुआ, क्या 5.5 साल जो बीत गए किसी को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं थी, क्या 5.5 साल बीत गए, कोविड एक बहुत 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 भारी संकट से सफ़ीदों गुजर रहा था, कि पूरा देश का पूरा विश्व गुजर रहा था, जब उन्हें समाज सेवा याद नहीं आई। तो आज बिल्कुल चुनाव के समय में वो कहें कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निराधार बात है, कि आज सीधी सीधी बात है कि वो समाज सेवा नहीं, वो सिर्फ राजनीति करने के लिए कैंप लगा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो राजनीति करें, किसी ना किसी तरीके से लोगों का भलाई हो रहा है, घर घर लोगों के वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, मान लो अगर तो किसी को वैक्सीन लगाई जा रही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार ने एक पहल की है, सरकार ने वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई है, सरकार ने डॉक्टरों की व्यवस्था की है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो सिर्फ एक सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं ये समाज सेवा कर रहा हूँ, तो क्या 5.5 साल सफ़ीदों यहाँ पर नहीं था? क्या 5.5 साल में कोई महामारी सफ़ीदों के अंदर नहीं आई? समय समय पर कंबल बांटने का काम किया जा रहा है। मैं उनसे सिर्फ सीधा सीधा ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ठंड पहली बार पड़ी है क्या 6 साल में सफ़ीदों के अंदर? या तो पहली बार पड़ी हो? सफ़ीदों की जनता भी यही जानना चाहती है श्रीमान जी। बिल्कुल, मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ उनसे, जो तथाकथित नेता हैं, यूँ कह रहे हैं जी मैं समाज सेवा के लिए कंबल बांट रहा हूँ, मैं समाज सेवा के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगा रहा हूँ, तो मेरा सीधा सवाल उनसे ये है कि क्या 6 साल में आपको लगता है कि पहली बार ठंड पड़ी है? पहली बार आज वो गरीबों में कंबल बांट रहे हैं, पहली बार गरीबों से जाकर मिल रहे हैं। तो कम से कम मुझे इतना तो समझ में आया कि जो लोग सदा फर्जी बातें करके, फर्जी लोग लुभाने वादे करके जीता करते थे, उन लोगों ने ये भी साबित कर दिया कि अब फर्जियात ऐसे काम चलने वाला नहीं। जो लोग सफ़ीदों के बीच में काम करेंगे, जो व्यक्ति सफ़ीदों के सेवादार के रूप में काम करना चाहेगा, जो व्यक्ति 24 घंटे सफ़ीदों की सेवा में तत्पर रहेगा, सफ़ीदों के लोगों के दिलों पर वही व्यक्ति राज करेगा। कई बार चर्चा होती है कि जैसा कि आप गौरव रोहिला सभी संस्थाओं से जुड़े हैं,
शमशान भूमि में भी इन्होंने 1.5 लाख रुपए दे दिया, 2-3 जगह और पैसे भी दिए, हर जगह पैसे दे रहे हैं। लोगों में एक शंका है, लोग बात भी करते हैं, लोग ये कहते हैं कि गौरव के पास जो पैसा है वो हराम की कमाई है, या वो गलत तरीके से कमाया हुआ है, या इधर उधर से कमाया हुआ पैसा है जिसे हराम की कमाई बोलते हैं वो। तो वही कमाई आज गौरव रोहिला लगा रहे हैं, किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। तो आपके पास आप सफ़ेदों की पूरी जनता आपकी ओर देख रही है, हमारे सवाल के जवाब को आपको ही देना पड़ेगा कि जो आप जो पैसा लगा रहे हैं क्या वो आपकी हराम की कमाई है? देखिए, मैं तो इस आपके जो सवाल है इसके अंदर से 2 सवाल निकलते हैं। एक तो पहले आपने कहा कि संस्थाओं में जो पैसे दिए गए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैंने दान राशि सबसे पहले की थी, आज से 1.5-2 साल पहले गिफ्ट, वो मैंने वार्ड नंबर 13 की जनता से वादा किया था कि अगर मुझे सफेदों का सेवादार बनने का, वार्ड नंबर 13 का सेवादार बनने का मौका मिला तो मुझे जो मानदेय मिलता है वो लगभग 4500 कुछ रुपये महीना में मिलता था। अगर वो 5 साल की कैलकुलेशन करोगे तो वो लगभग 2,70,000 रुपये। मैंने सभी सामाजिक संस्थाओं को मंडी की इकट्ठा किया, क्योंकि मैंने आप लोगों के 2,70,000 रुपये मेरे पास हैं और आप इसको कहीं भी यूज़ कर लीजिए, और आपके 2,70,000 रुपये मैंने यूज़ किए 5 साल, उसका ब्याज समेत आपको वापस देने का काम करूँगा। तो उसका ब्याज की कैलकुलेशन जब की गई तो 30,000 रुपये करीब बैठा था वो, तो 3 लाख रुपये करीब अमाउंट बैठी। तो मंडी एसोसिएशन, गौशाला एसोसिएशन, तो इन दोनों संस्था इकट्ठी हुई, तो उन्होंने फैसला किया, और एक गणेश चिकित्सालय जो गौ माता का जहाँ पे इलाज किया जाता है, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं 1,21,000 रुपये यहाँ पे शिव भूमि के अंदर दान दूँ, 1,51,000 रुपये गौशाला के अंदर दान दूँ, और बाकी जो ब्याज का पैसे मैंने एक्स्ट्रा जोड़ लिया 31,000 रुपये, वो मैंने गणेश महोत्सव में देने का काम किया। वो मेरे पैसे तो नहीं थे। अब वो कह रहे हैं जी राम का पैसा है, वो तो मुझे मानदेय मिला था। मानदेय मिला तो मैंने वो यूँ का यूँ अपने सामाजिक संस्थाओं को इकट्ठा किया और वो उनको दान देने का काम किया। उसके बाद मेरे ऊपर ये आरोप लगने लगे, भाई ये तो सारे शहर की तरफ नहीं देखता, ये तो मंडी में सारा दान कर दिया इसने। जब ये बात आई तो मैंने एक छोटी सी मशीन यहाँ पे देने का काम किया अपने नंदीशाला के अंदर, और उसके बाद फिर सेम राशि का जो चेक था मैंने वो दिया अपना यूँ मान के चलिए कि शहर वाली गौशाला के अंदर, क्योंकि मेरे ऊपर ये आरोप लगने लगे भी तो मंडी की बात होता है, शहर में क्या वोट नहीं मिलनी, या शहर में क्या गौएँ नहीं है। तो देखो, गौ माता को सर्वस्व मान सम्मान के नज़र से देखता हूँ, और ये कोशिश करता हूँ कि अपने लिए तन मन धन से इनके लिए निछावर रहूँ। जहाँ तक वो कहते हैं अनाप शनाप तरीके से कमाया गया पैसा है, मैंने आज तक किसी भी संस्था को कोई कैश दान नहीं दिया, चैलेंज से कह सकता हूँ, कोई कैश दान नहीं दिया। जितने भी मैंने पेमेंट किसी भी संस्था को दी है, चाहे वो 1,000 रुपये की दी है, चाहे वो 11,000 रुपये की दी है, चाहे वो 1.5 लाख रुपये की दी है, वो मेरे नेक कमाए गए रुपये का पैसा है, क्योंकि मैंने सभी संस्थाओं को बाई चेक या बाई ट्रांसफ़र पेमेंट की है। अब जो बैंक में पैसे होते हैं वो तो 2 नंबर के कभी किसी के होते नहीं। हाँ, जिन लोगों को ये दिखता है कि दिन रात ही है, मैं उनके बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो लोग जिन लोगों ने सदा फर्जी राजनीति करने का काम किया। आपको जानकारी मैं बता दूँ रजत जी, पिछले 25 साल तक एक व्यक्ति ने यहाँ पर राज किया, 3 प्लान 15 साल तक इस वार्ड के ऊपर, 2 प्लान उस पर वार्ड तक। जब पिछला चुनाव मैंने लड़ा तो लगभग 133 के करीब फर्जी वोटें थी, 133 बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं 133 वोट फर्जी। उन 133 वोटों को जब मैंने कटवाया, उनको शिफ्ट कराया इधर से उधर, क्योंकि वो कम यहाँ पे रहते नहीं वो लोग, कुछ लोग राजस्थान के थे, कुछ लोग मिल में काम करते थे, कुछ लोग कहीं काम करते थे। जब उस लिस्ट का अवलोकन किया गया तो देखा कि 133 वोट फर्जी है, वो लोग यहाँ पे रहते ही नहीं। कल एक चैनल के माध्यम से ये भी सुन रहा था कि भाई आप लोग मीडिया से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो पत्रकार हूँ बहुत पुराना, और पत्रकारिता का मुझे शौक है। तो मुझे लगता है कि इस पत्रकारिता की आड़ के अंदर उन्होंने जो फर्जी चीज़ें करने की कोशिश की, उस पत्रकारिता की आड़ में सारे फर्जी काम करने की कोशिश की उन्होंने। बोलिए पत्रकारिता उन्होंने की, सफेदों की समाज की बातों के लिए कर लेंगे नहीं, जो खुद फर्जी के कर रहे थे उनको कैसे अखबार में प्रकाशित कर सकूँ, इसलिए उन्होंने 15-20 साल तक पत्रकारिता का काम किया, जिसका जीता जागता उदाहरण मैंने 2-3 बार अभी साबित भी कर दिया। आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो, किसी के माध्यम की हो, फलाना योगदान रख फलाने व्यक्ति का, फलाना योगदान फलाने व्यक्ति का, तो अपने नाम को जगाने के लिए एक फर्जी पत्रकार के रूप में उन्होंने काम किया, और आज भी वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूं कि उनको लगता है कि ऐसा पैसा वैसा पैसा, मैं तो सारे किसी को अगर दान देता भी हूं तो 1 नंबर के पैसे देता हूं, मैं तो हर तरीके की जांच को तैयार हूं। देखो, आरोप लगाना एक अलग विषय है। क्या कोई भी व्यक्ति 1 2 3 4 5, मुझे लगता है कि सारे शहर में 2-4 लोग ऐसे जो ज़्यादा बोलते हैं, क्या किसी आरोप को साबित कर पाए? क्या मैं कहूँ जी हरीश कपूर चोर है, मुझे साबित तो करना पड़ेगा ना। हरीश कपूर डाकू है, मुझे साबित तो करना पड़ेगा। ऐसे तो कोई किसी को कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा जी साबित करो कि गौरव रोहिला, और मेरा उसका मुकाबला किस लिए जनता करे। मैं तो एक पार्षद था,
उन्होंने 25 साल तक पार्षद के रूप में काम किया और 5 साल तक प्रधान के रूप में काम किया। मेरा उनका कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए जनता को। मैंने एक छोटे से वार्ड की सेवा करने का काम किया और अब पूरे शहर की सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने 5 साल कई वार्डों की सेवा करने का काम भी किया और प्रधान पद पर भी काम किया। तो मेरा उनका कंपैरिजन तो आज हो नहीं सकता। मैं जब प्रधान बन जाऊंगा उसके बाद काम करूंगा, जब मेरा उनसे कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन एक निसंदेह पूरे संविधान की जनता को एक बात कहना चाहता हूं कि 5 साल अपने वार्ड के लिए तन मन धन न्यौछावर करके काम किया है और एक आइकन वार्ड नंबर 13 को बनाने का काम किया। बड़े बड़े सड़कों पर गड्ढे मिला करते थे वार्ड नंबर 13 के अंदर, न जाने कितने कूड़े के ढेर थे वार्ड नंबर 13 के अंदर। सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी थी वार्ड नंबर 13 के अंदर। पानी की पाइपलाइन नहीं थी वार्ड नंबर 13 के अंदर। लगभग 7-8 बड़े बड़े नाले वार्ड नंबर 13 के अंदर नहीं थे। सारे के सारे कवर करने का काम किया। कोई कूड़े की व्यवस्था करने का काम किया, पानी की व्यवस्था करने का काम किया, सीवरेज की ठप्पड़ी व्यवस्था को चालू करने का काम किया। सारा का सारा वार्ड अंधेरे से भरा पड़ा था। लगभग 147 के करीब लाइटें लगवाने का काम किया। कोई भी सड़क मेरे वार्ड में कच्ची नहीं। चलिए, ये तो जवाब दे दिया आपने कि आपके पास इधर उधर से अनशन तरीके से पैसा आया। अब कई बार जब हम शहर में निकलते हैं या बात करते हैं लोगों से, नगर पालिका चुनाव की जब बात होती है तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, और एक व्यक्ति ने साफ तौर पर इंटरव्यू में कहा था कि जो अनाज मंडी के अंदर है, पुरानी अनाज मंडी है, वहाँ जो है गौरव रोहिला कुछ दुकानों कुछ मकानों की गिरवाने की बात करते हैं। उनसे ये कहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने मेरा चुनाव में साथ नहीं दिया या प्रधान पद के लिए जो मैं चुनाव मेरी पत्नी लड़ रही है उसमें अगर मेरा सहयोग नहीं किया गया तो आपके मैं मकान गिरवा दूँगा, दुकान गिरवा दूँगा। इस तरह की भी बातें निकल कर आई हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पता क्या है हरीश जी, थोता चना बाजे गना, ये स्थिति चल रही है सफीदो शहर के अंदर। मैंने किसको क्या करने का काम किया, कुछ कहने से फिर कह रहा हूँ आपको मैं, कोई किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, मैं कहता हूँ आरोप सिद्ध करें। आप उन दुकानदारों से जाके पूछिए किसी से, किसी की कंस्ट्रक्शन चल रही है मंडी के अंदर, 20 जगह चल रही होगी मंडी के अंदर, बहुमंजिला इमारतें भी बनाई जा रही हैं, आप उन लोगों से पूछिए तो जाके। मैं आपको रोकना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। इसी बात को लेकर हमने एक हॉस्पिटल का जिक्र हमारे सामने आया था ऑफ रिकॉर्ड कि गौरव रोहिला ने एक जो नया हॉस्पिटल पुरानी अनाज मंडी के बन रहा है उसे गिराने की धमकी दे रहे हैं जो उनके मालिक हैं। उनके मालिक से हमने बात भी की थी, पवन है, पवन गर्ग नाम है। जब उनसे हमने बात जाके की कि आप जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या गौरव रोहिला की तरफ से या उसके किसी आदमी की तरफ से ऐसी कोई धमकी आई है कि आपका हॉस्पिटल गिरवा देंगे, ये नाजायज़ है या कोई नोटिस है? तो उन्होंने हमें साफ तौर पर बताया था ऑन रिकॉर्ड, हमने उनकी बात रिकॉर्ड की थी। उन्होंने कहा था कि गौरव रोहिला मेरे बहुत अच्छे साथी हैं और मेरे पास ना तो इसी तरह कोई आज तक धमकी आई है और ना ही मेरे पास कोई नोटिस आया है, और ये जो बातें हैं निराधार हैं। जब उनसे हमने ये कहा कि एक मंडी का व्यक्ति है वो इस तरह के आरोप लगा रहा है एक चैनल के माध्यम से, तो उसने ये कहा था, मैंने उनसे पूछा जबकि ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने यही कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कहते जनता है, जनता कुछ भी कह सकती है, लेकिन मेरे पास ये पवन से हम बात भी करेंगे और आप पूछ भी सकते हैं आप जाके। हमने जब ये बात जानने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। तो इस तरह के जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, कोई किसी के ऊपर आरोप कुछ भी लगा सकता है। देखो, मैं तो एक कानून पसंद आदमी हूँ। मैं कोई बिना वर्थ के किसी झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता। कानूनी रूप से लड़ने का व्यक्ति हूँ, कानून को पसंद करता हूँ, कानून में विश्वास रखता हूँ। तो जिस प्रकार के जो लोग जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं उनको कानूनी रूप से मैं जवाब देने का काम कर रहा हूँ। आगे भविष्य में कोई दिक्कत आएगी उसको भी कानूनी रूप से संभलने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी दूरी है। मैं नहीं समझता कि मैं उन लोगों का जवाब दूं जिन लोगों का खुद कोई स्टैंडर्ड नहीं, तो मैं उन लोगों का क्यों जवाब दूं? जब समय पे आएगा, कोई बात होगी तो उसका जवाब देने का कानून के तरीके से उनका जवाब देने का काम करूंगा। जहाँ तक उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि भाई तुड़वाने का काम, मैंने तो कभी किसी को किस प्रकार की धमकी नहीं दी, ना कोई सबूत दे सकता आज तक, ना कोई साबित कर सकता। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी के अंदर मामला है, वो अपने बड़े बड़े कैलेंडरों में बड़ा बड़ा व्याख्यान करते हैं। मैंने स्टेडियम के अंदर मार्केट कमेटी बहुत बड़ी 2 दुकानें काटने का काम किया। आपको पता है कितनी मोटी मोटी रिश्वत ली गई थी उस वक्त? 50,000 से लाख रुपए तक एक दुकानों के अंदर कमीशन लिया गया था। एक अनाज मंडी के अंदर बहुत पुरानी एक लाइब्रेरी है, आज भी वो दुकान मौजूद है, वो अपने किसी चहेते को देने का काम किया। और ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूँ, आज उस लाइब्रेरी का किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नगर पालिका में मौजूद ही नहीं है। कहाँ गया वो रिकॉर्ड? एक दुकान का नियम है
कि आपको उसकी बोली करानी पड़ेगी, तरीके से 6 लोग बोली देंगे उसकी, जो सबसे ज़्यादा बोली देगा उसको वो चीज़ दे दी जाएगी। तो एक प्रोसीजर है वो कानूनी, वो प्रोसीजर तो अपनाया नहीं गया, अपने किसी चैत्य को दे दी गई। क्या मतलब कहने का कि सारे नियम ताक पर रख दी गए? सारे नियम मैंने को दुकानों के अंदर, मार्केट के अंदर सारे नियम ताक पे रखे गए। जिन लोगों को दुकानें दी गई, अपने अपने चैत्यों को उनको दुकानें दी गई, 50,000 रुपये, लाख रुपये कमीशन लिया गया। ये सत्य बातें हैं ये। मैंने महावीर दानिया सेक्रेटरी थे सफीदो, मैंने RTI मांगी थी और इतने कागज भर के आए थे। उसमें से 7-8 तो कम से कम सड़कें ऐसी थी जो बिना पास कराए, मतलब बिना बने पास की गई थी। उसमें ऑनलाइन प्रोसीजर तो था नहीं। किसके कार्यकाल की बात कर रहे हैं आप? राकेश जन के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। मेरे से पहले जो पार्षद थे वार्ड नंबर 13 के। आप भी आरोप लगा रहे हैं क्या कोई पुख्ता सबूत आपके पास है? बिल्कुल पुख्ता सबूत है मेरे पास। लेकिन उस वक्त मैं नया पार्षद बना था, मैंने सोचा यार विकास की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि इन झगड़ों में पड़ के फिर वही टाइम, क्योंकि मुझे तो काम करके दिखाना है, मुझे इन बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जात और जमात की राजनीति कभी नहीं करता, मुझे तो काम करके दिखाना था और मैंने काम करके दिखाया है। बहुत से सबूत है मेरे पास, लेकिन मैं इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता कि आपने क्या किया। मैं चाहता हूं कि मैं काम करना चाहता हूं और भविष्य के अंदर सफीदों की सेवा करना चाहता हूं और उसी प्रकार से आगे और काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, प्रधान पद के लिए सफीदो नगर पालिका जो प्रधान महासंग्राम छिड़ा हुआ है, कई प्रत्याशी हैं, और जैसे आप हैं, राकेश जैन हैं, विजेंद्र सैनी है, मुकेश तनई है, गुग्गा सैनी है, अन्य भी कई प्रत्याशी हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों को ये निकल कर बात अंदर से ये आती है कि जो मुकाबला है मुख्य रूप से आप में और राकेश जैन में है, क्योंकि पुराने प्रतिद्वंदी हैं आप। आपने एक बार उनके सामने चुनाव हारा भी है और एक बार जीता भी है। क्या लोगों की सफीदों की जनता से आप थोड़ा स्थिति साफ करना चाहेंगे? आप अपने आप को राकेश जैन के सामने नगर पालिका प्रधान पद के लिए कहाँ देखते हैं? मैं तो जिनका आप नाम ले रहे हो उनसे मैं अपना मुकाबला मानता ही नहीं। वो मेरे साथ मुकाबले में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि अरीज जी मैं क्या बताऊं आपको, गरीब लोग 2-2 घंटे। ये मैं नहीं कह रहा, जब ऑफ रिकॉर्ड बात होती है तभी निकल कर आती बात। जनता की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सफीदों की जनता की बात बता रहा हूँ कि वो मुख्य रूप से मुकाबला आप में और राकेश जैन में देखते हैं। हो सकता है जनता जनार्दन है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है, आप कहाँ देखते हैं? मैं नहीं मानता उसके साथ मेरा कोई मुकाबला है, किसी तरीके से नहीं मानता। भाई साहब 25 साल के कार्यकाल के अंदर पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि पार्षद भी कुछ काम कर सकता है। 2-2 घंटे मोहर लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ता था। ऐसे महाशय हैं टेलीफोन मोबाइल भी नहीं रखते थे। सफीदों के लोगों ने, वार्ड नंबर 13 के लोगों ने ऐसा पार्षद भी देखा है कि मोबाइल रखते नहीं थे, किसी सुख दुख में जाते नहीं थे। चुनाव आया तो वोट मांगने के लिए जाते थे, 5 साल बाद वोट मांगने के लिए जाते थे। लेकिन उनके गौरव रोहिला ने, उनके सेवक ने खड़े होकर सफीदों में नालियां साफ कराने का काम किया है, खड़े होकर सीवरेज व्यवस्था ठीक कराने का काम किया, चाहे तेज बारिश हो तब भी व्यवस्था संभालने का काम किया, चाहे तेज धूप हो जब भी व्यवस्था का काम किया। तो एक बिल्कुल स्पष्ट मन है कि सफीदों के लोगों ने यह मन बना लिया है कि इस बार साहब नहीं, सेवादार चाहिए। सेवादार। आप अपने आप को कभी तो कहते हैं कि सफीदों का गौरव, कभी कहते हैं गरीब का बेटा, कभी कहते हैं कि एक शरीफ नेता। कौन सी छवि को उपयुक्त मानते हैं? देखिए, पिछड़ा वर्ग में पैदा हुआ हूँ और बड़ा गर्व है इस बात के ऊपर कि मैंने पिछड़ा वर्ग में जन्म लिया। मेरे दादाजी टेलरिंग का काम करते थे, गरीबी को भी बहुत नज़दीक से देखा है, तो गरीब की नज़दीक से तो गरीब का बेटा तो हूँ ही।